हेलो, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। हम लोग बहुत बार जान रहे थे हमारे समाज के अंदर, हम जानिए हमारे कानून के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जानिए लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित भारतीय कानून। मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आधुनिक समय में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। कामकाजी युवा शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशनशिप को महत्व दे रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप बड़े नगरों में अधिक उपयोग में लाया जाता है। महिला पुरुष बगैर विवाह के एक साथ रहने की वाली व्यवस्था को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। जो बिना शादी के महिला पुरुष एक साथ रहते हैं उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप पश्चिम की जीवन शैली है तथा भारतीयों के इसे तेजी से अपनाना शुरू किया है। विवाह में जाति तथा धार्मिक बंधन तथा अन्य बंधन होने के कारण युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप के साथ प्राथमिकता देने लगे हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता, धार्मिक या अन्य कोई बंधन रोक टोक नहीं होती है, इसलिए वो लोगों को अच्छा लगता है लिव इन रिलेशनशिप। इस प्रकार की व्यवस्था जब समाज में लोगों के भीतर पनपने लगी है तो इस प्रकार एक व्यक्ति स्थित कानून भी आवश्यक हो चला है। इस वीडियो के माध्यम से लेखक लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भारतीय कानून की कानून व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिव इन रिलेशनशिप किस प्रकार से इसके ऊपर कानून है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये रिश्ता जो पनप रहा है इसके अंदर बहुत सारी समस्या भी आती है, क्योंकि दोनों की सोच समझ हमारे चीज़ें हम जो देखते हैं आम भाषा में कहा जाए दोनों की सोच समझ एक जैसी नहीं होती है रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन बहुत प्रकार हमेशा कुछ अनबन होती रहती है। उसे सुलझाने के लिए रिश्ते के अंदर विश्वास, ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। सामाजिक स्तर पर लिव इन इनको भले ही मान्यता नहीं दी जाती है तथा विभिन्न धर्मों में इसे मान्यता नहीं दी जाती है, तो परंतु भारतीय विधि लिव इन को कोई अपराध नहीं मानती है। भारत में लिव इन जैसी प्रथा वैध है तथा कोई भी दो लिव इन में रह सकते हैं। यह भारतीय विधि में पूर्णतः वैध है, वैलिड है। कोई भी इंसान बिना शादी के दो इंसान लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं बिना शादी के भी लिव इन रिलेशनशिप में, कानून की तरफ से वो वैध है। लिव इन पर भारतीय क्या कानून कहता है, भारत का कानून क्या कहता है? अब तो भारत की पार्लियामेंट तथा किसी स्टेट के विधानमंडल ने लिव इन रिलेशनशिप पर कोई व्यवस्थित संहिताबद्ध अधिनियम का निर्माण नहीं किया है, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत लिव इन पर रिलेशनशिप की परिभाषा प्राप्त होती है। इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले लोगों को भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी के साथ कुछ भी भेदभाव या हिंसा हुई, उसके साथ कुछ भी फर्क रखा है तो वो उसके लिए कोर्ट में दायर कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार क्या कहती है? घरेलू नातेदारी में ऐसे दो व्यक्ति के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी के साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरसता विवाह द्वारा विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या अविभक्त कुटुंब के रूप में साथ रहने कुटुंब के सदस्य हैं। अगर कोई इंसान दो व्यक्ति साथ रह रहे हैं तो वह इंसान साथ में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की इस धारा से ये प्रतीत होता है लिव इन जैसा संबंधों को भारतीय विधानों में स्थान दिया गया है। इस धारा के अतिरिक्त समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने लिव इन से संबंधित मुकदमे आते रहे हैं, जिन पर लिव इन जैसी व्यवस्था को लेकर विधानों का निर्माण होता रहा है, उसकी कमियों को रोका जा रहा है, उसे क्यों परेशानी आ रही है उन चीज़ों को सुलझाया जा रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किसी संहिताबद्ध कानून जैसे स्थान रखते हैं तथा किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्णय कानून की तरह कार्य करते हैं। भले ही कोई संहिताबद्ध कानून लिव इन व्यवस्था के संदर्भ में उपस्थित नहीं हो,
परंतु उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के लिव इन से संबंधित व्यवस्था मार्गदर्शन कर रही है। वह न्याय निर्णय अग्रलिखित है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिव इन के लिए शर्तें। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा शर्मा बनाम VVAV शर्मा के 2013 के मामले में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन प्रस्तुत किया है। लिव इन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। उन शर्तों को तय किया है जिनके अधीन रहते हैं और वैध लिव इन किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप कानूनी दृष्टि से वैध है। नंबर फर्स्ट, साथ रहने की युक्तियुक्त अवधि। किसी भी लिव इन के दोनों पक्षकार साथ रहने की एक युक्तियुक्त अवधि में होना चाहिए, कि समय होना चाहिए। कोई भी पक्षकार इस तरीके से नहीं होंगे कि किसी भी समय साथ रहे और किसी भी समय साथ नहीं रह रहे हो। मैंने 6 महीने साथ रहे और 6 महीने साथ में छोड़ दे, समय साथ नहीं रह रहे हो, तो वो सही नहीं होगा। साथ रहने के लिए एक युक्तियुक्त अवधि आवश्यक है। यदि उपयुक्त अवधि को पूरा कर लिया जाता है तो लिव इन माना जाएगा। युक्तियुक्त अवधि से आशय ऐसी अवधि से है जिससे ये माना जा सके कि किसी एक विशेष समय से लिव इन रिलेशनशिप के पक्षकार साथ में रहे हैं। जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उन्हें एक अपनी अवधि समय पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं करते हैं तो उसे लिव इन नहीं माना जाएगा, और पूरा कर ले तो उसे लिव इन माना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं 1-2 दिन के लिए दो पक्षकार एक साथ रह लिए तथा फिर चले गए, फिर कुछ महीनों या वर्षों के बाद साथ रहने लगे, फिर चले गए। निरंतर युक्तियुक्त अवधि लिव इन के लिए आवश्यक है। ऐसी अवधि 1 माह 2 माह भी हो सकती है। इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है कि आपको 1 साल रहना पड़ेगा या 2 साल रहना पड़ेगा। 1 महीना या 2 माह की अवधि में भी विशेष समय में आप साथ में रह सकते हैं। नंबर 2, एक घर में साथ रहे। लिव इन पक्षकारों का पति पत्नी के भांति एक घर में साथ रहना आवश्यक है। एक घर को लिव इन के पक्षकार उपयोग में लाते हैं तथा एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका अपना एक ठिकाना होता है, एक घर होता है। जिस प्रकार से एक दंपत्य जीवन पति पत्नी लोग रहते हैं, उसी प्रकार लिव इन पक्षकार भी उसी तरीके से एक घर एक छत के नीचे रहते हैं और वह घर को घर बनाते हैं। नंबर 3, एक ही घर की वस्तुओं का उपयोग करना। लिव इन के दोनों पक्षकार एक ही घर की वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हो। जिस प्रकार एक पति पत्नी किसी एक घर में साथ रहते हैं और चीजों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार लिव इन में जो पक्षकार रह रहे हैं वो लोग भी घर की सारी चीजों का उपयोग, उसका उपभोग करेंगे, उसे यूज करेंगे। नंबर 4, घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करना। दो पक्षकार घर में एक साथ रहते हुए घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करते हो तथा इस प्रकार घर के काम बटे हुए हो कि बाहर का काम वो करेगा, घर का काम औरत करेगी, तो दोनों लोग दूसरे का काम बांट सकते हैं। नंबर 5, बच्चों को स्नेह। लिव इन के पक्षकार अपने बच्चों को स्नेहपूर्ण अपने साथ रखते हो तथा उसी प्रकार स्नेह और प्रेम रखते हो जिस प्रकार स्नेह माता पिता अपने बच्चों से रखते हैं। जिस प्रकार का प्रेम जो पति पत्नी अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतान के साथ रखते हो, उसी प्रकार लिव इन में अगर कोई बच्चा जन्म जाता है तो उसके साथ वो दोनों लोग उसी तरीके से प्यार करते हैं जिस प्रकार एक माता पिता करते हैं। नंबर 6, लोगों को इस बात की सूचना हो कि दोनों साथ रहते हैं। जब लिव इन पक्षकार साथ रहते हैं तो समाज में ऐसी सूचना होनी चाहिए कि वे दोनों पक्षकार पति पत्नी के भांति एक घर को साझा करते हुए एक साथ रहते हैं तथा उन दोनों के साथ एक साथ रहने का सामान्य आशय है। लोगों को लगता है कि सामान्य तरीके से रह रहे पति पत्नी की तरह। लोगों को ऐसे कुछ शक नहीं होना चाहिए उनके प्रति।
वे दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते होंगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी की बातें एक साथ रहेंगे तो ये संभव है कि शारीरिक संबंध की स्थापना भी होगी। इसका अर्थ ये है कि जार कर्म की बाती का कोई दब छिपकर संबंध नहीं होना चाहिए। जार कर्म में समझ रहे हो, मारपीट नहीं होनी चाहिए, किसी और पर ऐसे संबंध नहीं होना चाहिए जिससे जानने वाले लोगों को यह जानकारी न हो तो ये वह साथ में रहते हैं। नंबर 7, लिव इन के पक्षकार वयस्क हो, 18 वर्ष से ऊपर हो। लिव इन के पक्षकार प्राप्त वय हो, उन्होंने वयस्क होने की आयु प्राप्त कर ली हो। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु को 18 वर्ष से ऊपर बताया। जो 18 वर्ष से ऊपर है वह वयस्क है और वह स्वच्छित होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। नंबर 8 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों में से कोई भी इंसान पागल नहीं होना चाहिए, स्वच्छित होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके साथ साथ नंबर 9 की बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लिव इन में रहते समय ऐसे पक्षकारों में से किसी का भी पूर्व में कोई पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यदि कोई पति या पत्नी रहते हुए लिव इन करता है तो ये लिव इन अवैध होगा, वैध नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही उन दोनों का किसी के पति है या पत्नी है तो वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं, पहले से रह चुके पति पत्नी, तो वो लोग अवैध होगा, क्योंकि उनका पहले किसी और स्त्री या पुरुष से संबंध था, जिससे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उनका विवाह हुआ था। लोग बात करेंगे लिव इन के प्रमुख वाद केस के बारे में, वाद के बारे में। लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2006 के एक मामले में 2 पक्षकारों ने भागकर मंदिर में विवाह कर लिया था तथा साथ में रहने लगे। उनका विवाह के कर्म कांड के अनुसार पुनः नहीं हुआ था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह माना कि 2 वयस्कता प्राप्त पक्षकार अपनी स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में एक साथ रह सकते हैं तथा संतान उत्पत्ति भी कर सकते हैं, और इसके लिए किसी धार्मिक कर्म कांड किए जाए या फिर किसी वेद विवाह की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार से 2 लोगों को साथ में रहना कदापि अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये रिश्ता वेद है। दूसरा केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिव इन महिला पक्षकार हो, भरण पोषण का अधिकार। चमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार चमुनिया के मामले में हम लोग बात करने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए ये कहा कि लिव इन की महिला पक्षकार लिव इन के पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखती है तथा महिला को यह कहकर भरण पोषण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता कि उसने कोई वेद विवाह नहीं किया है। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उनका अधिकार है और उस व्यक्ति को उसे भरण पोषण देना पड़ेगा, जिस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर भरण पोषण के अंदर दिया गया है। यदि दोनों पक्षकार पति पत्नी की बाती एक साथ लिव इन जैसी व्यवस्था में रहे तो महिला पक्षकार पुरुष पक्षकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है, क्योंकि उसे ये राइट्स है कि अगर उसका भरण पोषण नहीं हो रहा, उसे निकाल दिया गया है, तो वो भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण मांगने की कर सकती है, उसे ये अधिकार है। लिव इन से उत्पन्न हुई संतान को संपत्ति में उत्तराधिकार। लिव इन की अवधि में साथ रहते हुए लिव इन के पक्षकारों में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई संतान के पिता की संपत्ति तथा माता की संपत्ति और इन दोनों को विरासत में ही मिली हुई संपत्ति में है। उन लोगों को विरासत में ही वो संपत्ति मिल जाती है। अगर माता की है या पिता की, दोनों की संपत्ति उन्हें विरासत में मिली हुई है। संपत्ति में भी उनका अधिकार होता है और वह उत्तराधिकारी उस पूरी संपत्ति में उसको राइट्स होता है। उत्तराधिकार इस बात ही अधिकार होगा जिस बाती वे से उत्पन्न हुई संतान का होगा। यह बात रविंदर सिंह बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में 2011 को भारत से उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट की धारा 2011 के अंदर कही गई थी। किस केस में? रविंदर सिंह बनाम मल्लिकार्जुन के मामले में।
नंद किशोर बनाम स्टेट ऑफ केरला के मामले में यह कहा गया था कि यदि पुरुष की आयु विवाह के समय 21 वर्ष नहीं थी तथा वह पुरुष 18 वर्ष से अधिक का था तो ऐसी परिस्थिति में विवाह भले ही ना हो लिव इन माना जा सकता है। क्या कहा? यदि पुरुष की आयु विवाह के समय 21 वर्ष नहीं थी तो भी वह लिव इन माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति उसे लिव इन तो माना ही जाएगा। वैध विवाह के पक्षकारों का लिव इन अवैध ऐसे लिव इन कपल जिसकी शादी अन्य व्यक्तियों के साथ अब भी अस्तित्व में है परंतु अब वह दोनों एक साथ रह रहे हैं। ऐसा लिव इन वैध नहीं होगा और कानून न उसे कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। कानून से उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अखिलेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रीट सी नंबर 681 की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब एक पुरुष और एक महिला अन्य व्यक्तियों के साथ उनके विवाह के अस्तित्व के दौरान कानूनी तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ उनका विवाह खत्म न हुआ हो, एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वे कानून के तहत किसी भी संरक्षण के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उस स्त्री या पुरुष का पहले से उन दोनों के साथ तलाक नहीं हुआ है तो वह लोग किसी और स्त्री पुरुष के साथ में नहीं रह सकते। इस मामले में अदालत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के विवाह को कानून के अनुसार समाप्त नहीं किया गया है। अन्य साथी के साथ उनके विवाह का निर्वाह के दौरान अदालत के लिए ऐसे जोड़े को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है जो वस्तुतः कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग पहले से ही शादीशुदा है और उन लोगों ने अपना रिश्ता समाप्त नहीं किया है तो वो दोनों लोग विवाह अपने लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं बना सकते हैं। वो लिव इन रिलेशनशिप वैध नहीं होगा। अदालत ने कहा कि विवाह की पवित्रता को सुरक्षित करना होगा। यदि कोई पक्षकार इससे बाहर निकलना चाहता है तो वह हमेशा वैध तरीके से विवाह विच्छेद तलाक करने की मांग कर सकता है। हालांकि न्यायालय उन लोगों को सहायता नहीं दे सकता जो कानून का पालन नहीं करना चाहते। उन लोगों को सहायता नहीं देगा जो लोग कानून की पालना नहीं कर रहे, उनका पालन रूल्स का पालन नहीं कर रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसंग की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।